हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 8th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो कुछ और टॉपिक्स रह गए हमारे, तो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि जो हमारे लिए जो फॉरेस्ट हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, किस प्रकार से वो क्या है, हमको तरह तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। हमारे लिए जो जीवनदायिनी जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको लिबरेट करते हैं। ठीक है कि नहीं क्या, किसी भी स्थान पे वो बारिश का कारण बनते हैं, रेन्स लेकर के आते हैं। ठीक है, क्लाइमेट को कूल रखते हैं, वो पोल्यूशन को कंट्रोल में रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। ठीक है, बाढ़ वगैरह को रोकते हैं। तो बहुत सारे उनके यूजेस हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड है। व्हाई शुड वी नॉट कट फॉरेस्ट, हमको क्या जंगलों को क्यों नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, जंगलों को काटने से नुकसान बहुत होंगे, क्योंकि उनके फायदे गिनाएंगे तो हमको पता चलेगा उनके महत्व के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, सो जंगल नहीं काटने के पीछे मेन कारण क्या है, क्यों नहीं काटने चाहिए, क्योंकि क्या है, इससे हमको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। जंगल होंगे तो बेनिफिट्स होंगे। क्या है वो बेनिफिट्स? फॉरेस्ट हेल्प अस इन मैनी वेज, कई प्रकार से हमारी मदद करते हैं वो। दे प्रोवाइड अस विद सो मैनी यूजफुल थिंग्स, बहुत सारी यूजफुल चीजें, मटेरियल्स हमको मिलते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये मटेरियल्स में क्या क्या जाता है। हमारे को जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया कंस्ट्रक्शन लकड़ी के लिए। देन उसके बाद हमारे को बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए सैंडलवुड मिल जाता है, रबर मिल जाता है। उसके बाद उसके बाद हमको क्या मिलता है, गम हो गया, तरह तरह के हमको फ्रूट्स मिल जाते हैं, नट्स मिल जाते हैं, मेडिसिन मिल जाती हैं हमको। ठीक है ना, उसके अलावा हमको हनी हो गया, लैक हो गया। लैक मतलब लाख होता है, ये भी हमको जंगलों से ही मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो एक तो ये हो गया। ठीक है कि नहीं, क्या जो मेटल्स मिलते हैं वो, उसके अलावा क्या, दे ऑल्सो प्यूरिफाई एयर बाय लिबरेटिंग ऑक्सीजन। ठीक है ना, और ऑक्सीजन को लगातार क्या है, इन्वायरमेंट में रिलीज करके ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे एयर प्यूरिफाई होती है। दे कॉज रेन्स इन द एरिया, और किसी भी स्थान पे जहाँ जंगल अच्छे होते हैं, रिच होते हैं, वहां पे अच्छी बारिश होती है। ठीक है ना, एंड दे कीप द क्लाइमेट कूल, और ये वातावरण को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। दे कीप द पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन को भी चेक में रखते हैं। प्लांट्स की जो पत्ते होते हैं वो तरह तरह के हार्मफुल जो गैसेस होते हैं इनको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, सो दे कीप द पोल्यूशन अंडर कंट्रोल एंड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बच्चों। जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, बांध करके रखती है, जिससे कि क्या मिट्टी लूज नहीं पड़ती है। और लूज नहीं होगी तो वो इजीली क्या इधर से उधर हवा या तेज बहता जो पानी है उसके साथ बहा करके, काट करके इधर से उधर नहीं ले जाई जा सकेगी। और इनका जो ह्यूमस होता है, इनके जो पत्ते गिरते हैं जब समय समय पे, तो उनसे, उनके सड़ने से जो डेड ह्यूमस बनता है वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज करता है, जिससे कि फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है कि नहीं, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से इतने सारे फायदे होते हैं हमको जंगलों से, और यही कारण है कि हमको जंगलों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाई शुड वी नॉट किल वाइल्ड एनिमल्स, हमको जंगली जानवरों को क्यों नहीं मारना चाहिए, क्यों नहीं उनका शिकार करना चाहिए। ये भी, जंगली जानवर भी हमारे प्रकृति के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उनका भी अपना एक रोल है। ठीक है, हमारे जो प्रकृति है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं ये। ठीक है, और बहुत सारे जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं बच्चों, वो इन वाइल्ड एनिमल्स को जंगली अवस्था में, जंगल में फ्री घूमते हुए देखना चाहते हैं। वो इनको पिंजरों में कैद नहीं देखना चाहते। इमेजिन करो कि आप किसी जंगल में जाओ और आपको एक भी जंगली जानवर न दिखे, तो आपको कैसा लगेगा, समझ में आ गया। तो हम उनको उनके प्राकृतिक जो घर है जंगल, वहीं पे उनको देखना पसंद करेंगे। ठीक है कि नहीं क्या, और इनको मार देने से पूरा जो प्रकृति में जो एक तरह से बैलेंस है ना, डेलिकेट, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनको हमको नहीं मारना चाहिए। ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर, हमारी जो प्रकृति है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं ये भी। दे एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो है ये प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। एंड मैनी पीपल लाइक टू सी देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स
दे लाइक टू सी देम इन their नेचुरल हैबिटेट्स, हम उनको उनके जो प्राकृतिक घर है, प्राकृतिक घर मतलब जो उनका नेचुरल लिविंग प्लेस है, जहाँ पे वो पाए जाते हैं, और वो क्या है, जंगल है, उन्हीं में हम उनको देखना पसंद करते हैं। बंधन में कोई उनको देखना नहीं चाहता, ठीक है, तो उनका शिकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, और अगर हम जंगली जानवरों का शिकार कर लेंगे तो इससे जो डेलिकेट बैलेंस है प्रकृति में वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, सो वी शुड नॉट किल वाइल्ड एनिमल्स, और यही कारण है कि हमको जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है, यहां तक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, लेकिन और लगाने भी चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं प्रकृति का, पेड़ों को काट करके अपने क्या मनुष्य ने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया पेड़ों का पहले से ही, तो इसकी भरपाई करना भी आवश्यक है। ठीक है ना, तो वाई शुड वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो इस भरपाई को करने के लिए हमको ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमको फायदे ही बताने हैं। ठीक है ना, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनके बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। और बच्चों पेड़ों को लगाना चाहिए रेनी सीजन, ये जो सीजन है रेनी सीजन, ये सबसे ज्यादा सूटेबल सीजन है पेड़ों को लगाने के लिए, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा होता है इस दौरान, तो पेड़ आसानी से लग जाते हैं। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, मिट्टी को कटने नहीं देते, बांध के रखते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखती है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इसी प्रकार से जो बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, उनका एक प्राकृतिक घर होते हैं, उनको शरण देते हैं। ठीक है, उनका घर है, तो इसलिए भी हमको क्या है, पेड़ों को, जंगलों को लगाना चाहिए। दे ब्रिंग रेन्स एंड कीप द क्लाइमेट कूल, इन्हीं के कारण बारिश होती है और क्लाइमेट ठंडा बना रहता है। समझिए अगर हम सारे जंगलों को साफ कर देंगे, पेड़ों को हटा देंगे, तो क्या होगा, बारिश बहुत कम हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी तो वो इलाका बंजर रेगिस्तान जैसा हो जाता है, मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, मिट्टी लूज होने लगेगी, तेज हवा से उड़ेगी। ठीक है, क्लाइमेट ठंडा रखते ही है। दे ऑल्सो चेक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और जो हमारा वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, हवा की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखते हैं। हेंस वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और इसी कारण से हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और साथ में अपार्ट फ्रॉम दैट दे गिव अस अ लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश की सरकार ने एक्ट पास किया था, कानून पास किया था संसद में, ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बच्चों। तो इसी के बारे में अगला क्वेश्चन जानकारी दे रहा है कि व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनफोर्स इन इंडिया, भारत देश में जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब अस्तित्व में आया, कब ये लागू किया गया? तो बच्चों ये लागू किया गया था 1972 में, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, इसमें बदलाव भी हुआ है थोड़ा। ठीक है ना, चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, टाइगर जो है एक बहुत ही सुंदर एनिमल है, और आज क्या है, ये एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है। आज इसकी जनसंख्या पूरे संसार भर में बहुत ही कम रह गई। आज पूरे संसार में ऑलमोस्ट 4000 से भी नीचे संख्या में ही टाइगर से शेष बचे हुए हैं। ठीक है कि नहीं क्या? तो इस घटती ये जो जनसंख्या है, इसको वापस बढ़ाने के लिए हमारे देश में भी क्या है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसकी क्यों आवश्यकता महसूस हुई, तो वो कुछ एक बार डिस्टर्बिंग आंकड़े देख लेते हैं। इन 1910 इंडिया हैड ए टाइगर पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 40,000। बच्चों 1910 में ही हमारे भारत देश में ही अकेले लगभग 40,000 से अधिक टाइगर्स थे, बाघ थे। ठीक है ना, इट ग्रेजुअली डिक्लाइंड ड्यू टू हंटिंग, और उस समय क्या है, खूब शिकार के चलते क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन तेजी से घटती गई, एंड बिकेम 1820 इन 1972। 1972 का वर्ष आते आते इनकी पॉपुलेशन रह गई मात्र 1820। तो देखो कहां 40,000 थे और कहां ये 1820 ही हो गए, तो काफी कम हो गई, संख्या घट गई, तेजी से शिकार किया गया इस ब्यूटीफुल एनिमल का। रियलाइजिंग दिस अ प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ WWF। बच्चों एक संस्था है ये, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो भी वन्य जीव है, जंगली जीव है, इनके संरक्षण के लिए क्या है, इनकी मदद से ये फंड्स वगैरह देते हैं, तो इनकी मदद से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो रियलाइजिंग दिस ए प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ WWF।
WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड की मदद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया देश में जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, और देशों में भी कई जगहों पे ऐसे प्रयास शुरू किए गए। तो हमारे देश में क्या है, कहलाया है प्रोजेक्ट टाइगर। उद्देश्य क्या है, सीधी बात है, टाइगर्स की संख्या घट रही है तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि तेजी से घटती हुई संख्या पे काबू पाया जाए, रोक लगाई जाए और इनकी संख्या में वृद्धि करने के उपाय किए जाए। ठीक है, तो इट्स मेन एम वाज टू इंक्रीज द रैपिडली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनिमल। इस ब्यूटीफुल एनिमल के जी जो संख्या कम हो रही है तेजी से, उसकी संख्या पे लगाम लगाई जाए और क्या है, इसकी संख्या में वृद्धि की जाए। ये इसका मेन उद्देश्य था कि टाइगर्स की संख्या हमारे देश में वापस से बढ़ जाए। For this, certain tiger reserves were identified and developed in different parts of the country। और इसके लिए क्या बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों का चुनाव किया गया, चिन्हित किया गया कि कहाँ कहाँ पे क्या है, ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पहले से ही नेचुरल अवस्था में टाइगर्स रहते हैं, जो उनका ओरिजिनल स्थान है, घर है, जो रीजन्स टाइगर्स को सूट करते हैं, उनके लिए कंडीशंस अच्छी हैं उन स्थानों पे, उन स्थानों को चिन्हित किया गया। ठीक है, और उन्हीं को और ज्यादा उन्नत बनाया गया, उन्हीं स्थानों को क्या प्रोटेक्शन और ज्यादा दिया गया टाइगर्स की पॉपुलेशन को वापस इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये जो स्थान है जिनको टाइगर्स के लिए संरक्षित कर दिया गया, ये कहलाए टाइगर रिजर्व्स। क्या कहलाए? टाइगर रिजर्व्स। बाद में कुछ को सेंचुरीज बना दिया गया और कुछ को नेशनल पार्क्स का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना। इनिशियली देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स। बच्चों शुरू शुरू में देश में हमारे सिर्फ और सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स की पहचान हुई। ये वो संरक्षित क्षेत्र है जहां पे टाइगर्स को क्या है, संरक्षण देना था। शुरू में 9 की पहचान हुई ऐसे क्षेत्र, और बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते 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 1998 तक ये आते आते ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये हो गया लगभग 27, एंड 2018 तक आते आते 2018 तक आते आते ये लगभग 50 की संख्या तक पहुंच गए। ठीक है, तो आज की तारीख में लगभग इतने ही हैं। सो इनिशियली देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स विच ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू 50। समझ में आ गया? आज इनकी संख्या हमारे देश में कितनी है? 50 के करीब, 50 के करीब टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स आर, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ लिखा है स्क्रीन पे आपके। ओके, सो पहला है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके बच्चों, आर 2 बार आ गया था। ठीक, तो ये बच्चों उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल। जिम कॉर्बेट बच्चों एक बहुत ही जाने माने अंग्रेज शिकारी थे। ठीक है ना, तो कई बार इन्होंने क्या है, शिकार वगैरह भी खूब किया था। तो एक बार क्या है, जो मैन ईटर टाइगर है उसका शिकार किया था इन्होंने उत्तराखंड में ही, जब अंग्रेजों का जमाना था तब भी। लेकिन इनको बहुत बाद में पछतावा हुआ। टाइगर्स को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि टाइगर आदमखोर हो गया था तो शिकार उनको करना पड़ा। लेकिन बाद में उन्हीं की याद से क्या है, इन्होंने बहुत प्रयास किए थे टाइगर्स को संरक्षण करने के लिए। तो बाद में इन्हीं के नाम से क्या है, जो वहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में है ये। ठीक है, उसके बाद है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, रणथंभौरी जगह है। उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क बच्चों कर्नाटका में है ये। उसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व, ये है मध्य प्रदेश में है ये। सरिस्का राजस्थान में है, ये भी एक अच्छा टाइगर रिजर्व है। आसाम में है मनास। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है बच्चों दूधवा। तो ये कुछ जाने माने टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे देश के, जहाँ पे काफी अच्छी संख्या में टाइगर्स मौजूद हैं। ठीक है, प्रेजेंटली इंडिया हैज अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल टाइगर पॉपुलेशन। बच्चों आज पूरे संसार में जितने भी बाघ बचे हैं ना जीवित, उसका 70% हिस्सा, आधे से भी ज्यादा, तो हमारे देश में अकेले है, इंडिया में। तो इंडिया बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है टाइगर्स के सर्वाइवल के लिए। ठीक, The number of tigers in the year 2016 were reported to be 3890 in the entire world। पूरे संसार में सर्वे के अनुसार हमको पता लगा कि 2016 में बच्चों जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है ना पूरे संसार में बता रहे हैं ये है 3890। और इस 3890 में से बच्चों हमारे देश में अकेले कितने टाइगर्स बचे थे?
2226, तो नियरली दिस इज अबाउट 70% ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। आज थोड़ा और बढ़ गया होगा, ठीक। तो ये है बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ब्रीफ जानकारी। तो आप थोड़ा सा दो चार टाइगर रिजर्व्स के नाम भी याद रखेंगे, और WWF पता होना चाहिए किसकी मदद से ये प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया गया था, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये थोड़े से आंकड़े याद रख लेंगे। 2016 के आंकड़े हैं, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 3890 टाइगर्स देयर वर अबाउट 2226 टाइगर्स इन आवर कंट्री। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे देश की, कुछ हमारा एक आध स्टेट की भी लिखी है मैंने, इनके एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे। आप कई बार पूछते हैं बच्चों दो चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बताए जाए, ठीक है कि नहीं क्या। ओके जी, तो अगला हमारा क्वेश्चन है नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हमारा गिर सेंचुरी, ये बच्चों गुजरात में है, और यहाँ पे एशियाटिक लायन जो हमारा बब्बर शेर होता है ना, लायन, उसको संरक्षित किया जाता है, खुले में विचरण करते हैं। तो जंगल का राजा शेर, और इसका जो प्राकृतिक घर है वो है गिर सेंचुरी। उसके बाद है हमारा चिल्का लेक सेंचुरी, ये ओडिशा में है। उसके बाद ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे चूरू में है, राजस्थान में। एंड घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर में, ये भी राजस्थान में ही है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रतापगढ़, ये भी हमारे राजस्थान में ही है। एंड प्रतापगढ़ बच्चों वो जिला है जो लेटेस्ट बना है अलग निकल करके राजस्थान में। एंड नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके नाम याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जंगलों की तेजी से कटाई होती है ना, उसके अलग अलग तरीके से हानिकारक प्रभाव होते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो यहाँ हमको यही प्रभाव स्टडी करने हैं। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, ये जो नीचे लिखे हैं टाइटल्स ब्लू में, इन पे रैपिडली हम जो जंगलों का विनाश कर रहे हैं, जंगलों के विनाश का सीधा सीधा इन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, किस किस पे, इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, विलेजेस हमारे गांव पे जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सिटीज हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और फाइनली धरती पे क्या प्रभाव पड़ता है। और आगे एक और आएगा, हमारे जो भविष्य की जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। तो इसको डिस्कस करना है हमको डिटेल में, आपके टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं एनवायरमेंट। तो मुझे बताइए अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारे पर्यावरण पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो बच्चों तेजी से यदि हम किसी भी स्थान की प्राकृतिक वेजिटेशन, जंगल, पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे ना, तो वहाँ की मिट्टी लूज हो जाती है, उसमें ह्यूमस कंटेंट कम हो जाता है, और वो क्या है, बंजर होने लगती है। इससे डेजर्ट्स का फैलाव बढ़ता है। डेजर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है कि नहीं क्या। वहाँ बारिश कम हो जाएगी, खेती बाड़ी कम हो जाएगी, वहाँ का क्लाइमेट परमानेंटली हॉट और ड्राई हो जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन कॉजेज डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट्स, वहाँ पे वनस्पति जो है, हरियाली जो है कम हो जाएगी, और इससे क्या है, जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उसका प्रसार बढ़ने लगेगा, रेगिस्तान का फैलाव बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, द सॉइल बिकम्स लूज एंड बैरन, जो मिट्टी है वो ढीली हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, तो उनकी जड़ें जो होती है मिट्टी को बांध के रखती है। तो लूज मिट्टी जो होती है बच्चों, आसानी से पानी के द्वारा काट करके बहा ले जाई जाएगी, या फिर हवा उसको उड़ा के ले जाएगी, तेज हवा जो आंधी चलती है, और इसके कारण नीचे की हार्ड सरफेस आ जाएगी, उसमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स नहीं होते, उसमें पोषक तत्व नहीं होते, उसकी फर्टिलिटी कम होती है, तो वो भूमि धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। इट रिड्यूसेस रेनफॉल इन द एरिया, क्षेत्र में बारिश कम हो जाएगी, रेनफॉल कम हो जाएगी, और इससे क्या होता है, कई बार सूखे का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होगा, गर्म और ड्राई, हॉट हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, वाइल्ड एनिमल्स में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। जंगली जो जीव है बच्चों, जो जंगल है ना हमारे, वो जंगली जीवों का प्राकृतिक घर होते हैं। भाई जंगली जीव जंगलों में तो पाए जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड, जो जंगली जानवर है ना, वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव, उनका जो प्राकृतिक घर है, जंगली होते हैं, वो नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, दे आर फोर्स्ड टू डाई ऑन देयर ओन, और दे आर हंटेड डाउन। तो जब जंगलों का ही विनाश कर देंगे, उनका रहने का घर ही नहीं बचेगा, जंगलों से इधर से उधर जब मूव करेंगे, तो या तो वो अपने आप ही मारे जाएंगे, या उनका शिकार कर लिया जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे वो, ठीक है। तो अधिकतर तो ह्यूमन ही उनका शिकार कर लेंगे, ठीक है। तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, उनका अस्तित्व भी खतरे में
पड़ जाएगा, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद विलेजेस, हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं अधिकतर किसान वर्ग के होते हैं, ठीक है। और ये किसान वर्ग के लोग क्या होते हैं, अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर डिपेंड करते हैं कई बार, ठीक है कि नहीं क्या। कई बार वो ईंधन के लिए कच्ची लकड़ी, चूल्हा वगैरह से प्रोक्योर करते हैं, अपने जानवरों के लिए चारा उनको वहीं से मिल जाता है, ठीक है कि नहीं क्या। और जो इरिगेशन वाटर है वो नॉर्मली ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह से, कुएं वगैरह से। लेकिन ग्राउंड वाटर में वाटर टेबल रिचार्ज तभी होगा जब अच्छी बारिश आएगी। बारिश किससे आएगी, जंगलों से आएगी। जंगल ही साफ कर देंगे तो बारिश कम हो जाएगी, तो वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, तो इरिगेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बताया कि अगर जंगल हटा देंगे तो मिट्टी लूज और बैरन हो जाती है, और अगर मिट्टी ही बंजर हो जाएगी तो उनका जो प्राइमरीली जो अपना जीवन यापन करते हैं वो खेती बाड़ी से ही करते हैं, खेती बाड़ी ही नहीं हो पाएगा बंजर भूमि में, तो उनका जीवन दूभर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्रामीण इलाकों में प्रभाव पड़ेगा। इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फॉडर फॉर एनिमल, जानवरों के लिए चारे की कमी आ जाएगी। शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर एज वाटर टेबल गोज डाउन ड्यू टू लेस रेन्स, क्योंकि जंगलों के विनाश से स्थान पे बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो क्या होगा बताओ, तो जो पानी है कम बरसेगा, रिड्यूस रेन होंगी, बारिश कम हो जाएगी, तो जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो बहुत ज्यादा धरातल में चला जाएगा, गहराई में चल जाएगा, ठीक है। लैंड बिकम्स लूज एंड बैरन, मिट्टी जो होती है पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, रेगिस्तानों का प्रसार बढ़ेगा। फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, और जो उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, रेगिस्तान में बदल जाएगी। एंड विच इज अ सोर्स ऑफ लिविंग फॉर विलेजेस, तो जो फर्टाइल भूमि है बच्चों, जो उपजाऊ भूमि है, वही तो उनका प्राइमरी सोर्स है जीवन यापन का, अनाज उगाने का। और अगर भूमि ही कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में तो उनका काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा, तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, उसके बाद सिटीज, सिटीज मतलब जो हमारे शहरी क्षेत्र है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वहां पे बच्चों पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। आए दिन बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा, कहीं कहीं पे तो बाढ़ आएगी, क्योंकि ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं, जिससे कहीं तो बाढ़ आएगी और कहीं पे सूखा पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट इंक्रीजेस पोल्यूशन लेवल, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, जनरल ग्लोबल वार्मिंग होगी, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, कई बार बाढ़ आएगी या फिर सूखा भी पड़ सकता है, एंड इट विल मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, जो क्लाइमेट है वहाँ का वो सूखा और गर्म हो जाएगा वेजिटेशन के अभाव में। नेचुरल ब्यूटी ऑफ सिटीज इज डिस्ट्रॉयड, और बच्चों एक शहर की कल्पना कीजिए जहाँ पे कोई भी हरे पेड़ नहीं हो, तो क्या होगा, पोल्यूशन लेवल कैसे बढ़ेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी लोगों को, गाड़ी मोटरों का धुआं, फैक्ट्री, सिटी एरिया जो है उन सबसे पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या है, जो शहर का जो प्राकृतिक जो सुंदरता है शहर की, वो काफी कम हो जाएगी, वो नष्ट होती है, ठीक है। तो शहरों के लिए भी जंगल उतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों, हमारी धरती ओवरऑल, अर्थ एज अ होल, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, बहुत ज्यादा जंगलों के विनाश से हमारी धरती पे सीरियस क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, हमारे क्लाइमेट परिवर्तन होगा, ठीक है, जो कि हमारे हक में नहीं होगा, हमारे एक तरह से प्रतिकूल प्रतिकूल क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, ठीक है, हार्मफुल क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, पूरा पैटर्न जो होता है वेदर का वो बदल सकता है, ठीक है ना। रेगिस्तान में बर्फ पड़ने लगेगी, जहाँ पे कम बारिश होती है बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगी, सूखा, वहाँ पे क्या है, बाढ़ आ सकती है, या फिर जहाँ पे नॉर्मल बारिश होती थी वहाँ पे सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव होंगे। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा पेड़ों के अभाव में। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एवरेज। इससे क्या है, ध्रुवों पे जो मौजूद जो बर्फ है, या ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पे मौजूद जो जमी हुई बर्फ है, वो तेजी से पिघलेगी, पिघलेगी तो ये एक्स्ट्रा जो पानी ये सब नदियों के थ्रू जा करके हमारे समुद्रों मिल जाएगा, समुद्रों की फ्लडिंग से समुद्रों का जो लेवल है, सी लेवल है, वो ऊंचा हो जाएगा, और इससे हमारे जो निचले तटीय इलाके हैं, कोस्टली रीजन्स हैं, वो पानी के अंदर डूब सकते हैं, पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये काफी सारे नुकसान होंगे जंगलों के अभाव में, ठीक है। सो इट कॉजेज एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में विपरीत क्लाइमेटिक परिवर्तन होंगे। ऑल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू विच द ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस विल मेल्ट कंप्लीटली, तेजी से ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बढ़ेगा हमारे ग्लोब का, जिससे कि क्या है, जो ग्लेशियर्स है और ध्रुवीय जो बर्फ है वो तेजी से पिघलेगी, पिघल करके समुद्र में समाएगी, तो समुद्रों का लेवल बढ़ेगा। दिस विल इंक्रीज द सी लेवल कॉजिंग लो लाइंग कोस्टल एरियाज टू सबमर्ज, और इससे क्या है, जो निचले तटीय इलाके हैं वो सब पानी में डूब सकते हैं। द ओवरऑल
पोल्यूशन लेवल विल इंक्रीज, और क्या है, जो पोल्यूशन है वो बढ़ने लगेगा, प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगेगा। चलिए अगला हमारा बच्चों क्या है, अगली जो पीढ़ी है आने वाली, जो भी आई भी नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है फ्यूचर में। तो बच्चों अगर हम पेड़ों को ही सफाचट कर देंगे, जंगलों का ही विनाश कर देंगे, तो आने वाले समय में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, उनको सांस लेने के लिए भी एयर नहीं मिलेगी, ठीक है, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जंगलों से कई प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हमको मिल पाते हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट गेट इनफ रिसोर्सेज एंड देयर सर्वाइवल वुड बिकम डिफिकल्ट, उनका जो जीवन यापन है वो काफी डिफिकल्ट, कठिन हो जाएगा जंगलों की कमी के कारण। इट वुड ऐड टू पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, बच्चों पॉल्यूशन लेवल बहुत हद से बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एडवर्स क्लाइमेटिक चेंज के कारण क्या है, उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल मेक द क्लाइमेट अनस्टेबल, और जो क्लाइमेट है ना वो काफी अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, हम कह नहीं पाएंगे, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा हैवी बारिश होने लगेगी या सूखा पड़ सकता है, तो क्लाइमेट के बारे में कोई पहले से अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। आंधी तूफान बहुत ज्यादा आएंगे, साइक्लोन्स वगैरह वो बहुत बढ़ जाएंगे, आजकल आने भी लग गए हैं, हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स पिछले 2 डिकेड्स में बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आने वाली जनरेशन पे विपरीत असर हो सकता है, ठीक है, उनके लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं रहेगी धरती रहने के लिए। चलिए अब बच्चों, जैसा कि मैं समझा चुका हूं कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने क्या है, जंगली जानवरों को संरक्षण देने के लिए जो कुछ स्थान है उसको सुरक्षित घोषित किया है, जंगल जो होते हैं हमारे सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो अब इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है हमारे, क्या ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, इवन तो सरकार ने इनको संरक्षण दिया हुआ है, आर दीज प्रोटेक्टेड एरियाज कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, हाँ या ना में जवाब देना और रीजन के साथ बताना है। तो बच्चों इवन तो सरकार ने इनको प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित किया, स्टिल ये एरियाज भी 100% जानवरों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कारण क्या है इसका, इसका कारण है कि आसपास के जो लोग हैं, जो कि इन जंगल के क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, वो अपने लालच के कारण, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ग्रीड के कारण क्या होता है, ये जंगलों पे क्या है, गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं। समझ में आ गया, इनके आसपास कहीं खेत होंगे तो जंगलों को काट करके अपने खेतों का इलाका बढ़ा लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या, उस पे अन अनवांटेड कब्जा कर लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या, इलीगल कब्जा कर लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं, उसमें खेती करना चालू कर देंगे, जानवरों का शिकार कर लेंगे, ठीक है। और कई तो क्या होता है, जंगलों में शिकार करके जानवरों को क्या है, धन कमाने के लिए बेच देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स को, तो ये काफी खतरनाक है। और इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो भी क्या है, जानवरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मनुष्य जो है बड़ा लालची स्वभाव का है, सभी नहीं लेकिन कुछ मनुष्य जो हैं वो अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, धन के लोभ में क्या है, जानवरों का शिकार करते हैं, पेड़ों को इलीगल तरीके से काट लेते हैं। तो इससे क्या है, वो अपने स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमारे फॉरेस्ट के जो कीमती रिसोर्सेज है उनका अपने लाभ के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए कहाँ रह गए प्रोटेक्टेड, तो बिल्कुल भी संरक्षित नहीं होते। तो यही कारण है कि जंगली जानवर जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है उनमें भी क्या पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं। और यही कारण है कि बच्चों आप कभी भी देखना किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जू में कहीं पे जाओगे तो आपको क्या है, आपको क्या है, वहां पे जानवरों को कुछ भी खाना खिलाने नहीं दिया जाता है, क्या मालूम आपके खाने में क्या मिला हुआ हो और उन जानवरों को नुकसान हो जाए कुछ, ठीक है कि नहीं क्या। तो जंगली जानवरों को आपको कुछ भी फूड वूड ऑफर करने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है कि नहीं क्या, आपको उनसे दूरी बनाए रखनी पड़ती है। तो ये इसी कारण से होता है। प्रोटेक्ट तो क्या है, इट इज बिकॉज, तो क्यों प्रोटेक्टेड एरिया सेफ नहीं है जंगली जानवरों के लिए, क्या कारण है, इट इज बिकॉज people living in neighborhood of forests try to encroach upon them and destroy them। जो लोग जंगलों के आसपास पड़ोस में रहते हैं ना, वो क्या कोशिश करते हैं, वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो एनक्रोचमेंट होता है इलीगल कब्जा करना, गैर कानूनी कब्जा करना, अपॉन देम, जंगलों पे कब्जा कर लेते हैं उनके कुछ क्षेत्रों पे, अपना बताते हैं उनको, एंड डिस्ट्रॉय देम, और उनको क्या है, जंगलों को काट लेते हैं, जानवरों को मार देते हैं, वहां से नष्ट कर देते हैं उनको। दे ऑफन हंट डाउन वाइल्ड एनिमल्स एंड सेल देयर पार्ट्स टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड फॉर मनी, और अपने लालच के लिए वो क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं और उनके जो पार्ट्स हैं, उनकी चमड़ी हो गया, स्किन हो गया, नाखून हो गया, सींग हो गया, दांत हो गया, हाथी दांत, इनको बेच देते हैं धन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सो दे यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अपने मवेशियों को चराएंगे वहां पे, घास खोद के ले आएंगे वहां से, तो क्या है, अपने स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, वो जंगलों से रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है, जंगलों का शोषण करते हैं। तो ये इलाके पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माने जा सकते, ठीक है ना।
चलिए बच्चों, अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ट्राइबल कम्युनिटीज क्या होती है बच्चों? ट्राइब्स हम बोलते हैं जनजातियों को। ये पिछड़े आदिवासी लोग होते हैं, जनजातीय लोग हैं, प्रजातियां हैं जो कि आज भी जंगलों में निवास करती है। ठीक है कि नहीं? क्या हमारे राजस्थान में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज है, भील कम्युनिटीज वन ऑफ देम, सहरिया हो गए, गडरिया हो गए, ये आज भी क्या है, जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है नहीं? क्या तो ये लोग क्या होते हैं, आज ही नहीं, बहुत पीढ़ियों से जंगलों में रहते आ रहे हैं, और क्योंकि जंगलों में ही रहते आ रहे हैं तो इनको बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो सरकार हमको देती है शहरों में, उनसे वंचित है। तो इनको अपनी जो भी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए बच्चों इनको जंगलों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है? छोटा मोटा खेती बाड़ी का काम कर लेते हैं जंगलों में ही। ठीक है, अगर इनको भोजन बनाना है तो छोटी मोटी जो फायरवुड होती है, ईंधन होता है जलावन के लिए, लकड़ी, वो भी इनको जंगलों से मिल जाती है। अपने मवेशियों के लिए जो चारा है वो भी जंगलों से कलेक्ट करते हैं। जंगलों से फल सब्जियां कंदमूल वगैरह ये कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, उन्हीं से इनका कामकाज चलता है। बीमार पड़ने पर इनको दवाइयां जो होती है वो भी क्या है, जंगलों से ही मिल जाती है। इनके लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसे जंगलों में अस्पताल नहीं खोले हुए हम लोगों ने। तो कुल मिला के इनका जीवन का आधार ही जंगल है। ये बहुत ज्यादा सीरियस नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जंगलों को, क्योंकि ये अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं करते। इनको मोटे मोटे पेड़ों के लट्ठों से कोई काम नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ियां जो होती है वो हमारे इंडस्ट्रीज को चाहिए होती है, शहरी लोगों को चाहिए होती है। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़ी सी है। तो ये जो जनजातीय लोग हैं इनको भी हमारी भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ का ही दर्जा दिया है बच्चों। ये भी वन्य जीवों के ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनको भी संरक्षण दिया गया है बच्चों। समझ में आ गया आपको? पता होगा हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे बहुत घना जंगल है, और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे एक बहुत ही रेयर प्रजाति ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। नाम है सेंटेनिलीज। ठीक है कि नहीं? क्या तो सेंटेनिल लोग है, ये एक प्रजाति है बच्चों, पूरे संसार में ये प्रजाति सिर्फ इंडिया में है। और आज भी बच्चों इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, जंगली पत्तों को ढक के बिल्कुल आदिमानव के जैसा इनका क्या है, रहन सहन है, शिकार करते हैं आज भी। ठीक है, और इस जनजाति में लगभग 400 या उससे कम आबादी ही उस आइलैंड पे मिलती है ये। और अंडमान निकोबार में जो हमारा पॉपुलेटेड एरिया है वहां से क्या है, इनके इलाके में जाना बिल्कुल वर्जित है, सरकार बिल्कुल जाने नहीं देती। ठीक है, कि क्या मालूम ये अटैक कर दे, हमारी भाषा भी ये समझते नहीं है। तो इनको संरक्षण दिया गया, जैसे हम जानवरों को देते हैं वैसे इनको भी क्या पूरी तरह से संरक्षण दिया गया। ये अटैक भी कर सकते हैं और इनसे कम्युनिकेट करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये घने जंगलों में रहते हैं और किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। तो वहां पे जाना कंप्लीटली मना है किसी के भी लिए। ठीक है, इवन नाव वगैरह से भी नहीं जाने देते, वहां पे बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड क्षेत्र है ये। सेंटिनल आप अपना जो यूट्यूब वगैरह है या गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, SENTINEL, सेंटिनल ट्राइबल ट्राइब जो इंडिया की है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो देख लेना कितने पिछड़े लोग हैं ये। तो ये ट्राइबल लोग क्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं नीचे। द ट्राइबल पीपल, तो समझ में आ गया, जनजातीय लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं। द ट्राइबल पीपल हैव बीन लिविंग इन जंगल्स फॉर मेनी जनरेशंस, कई पीढ़ियों से जंगलों में निवास करते हैं। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी, उसके लिए वो जंगलों पे निर्भर करते हैं। जंगलों से मिलने वाले उत्पाद जो है, प्रोडक्ट्स, उन पे निर्भर करते हैं। जैसे कि फायरवुड, जलावन के लिए जो लकड़ी है, ईंधन के लिए, फॉडर फॉर एनिमल्स, अपने जानवरों के लिए जो चारा है, फूड फॉर देमसेल्व्स, और उनके लिए स्वयं के लिए जो भोजन है, जो कंदमूल हो गया, नट्स हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये जो कलेक्ट करते हैं जानवरों जो जंगलों से। समटाइम्स दे इवन हंट एनिमल्स फॉर देयर फूड, छोटे मोटे कई बार जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं ये। ऑन गेटिंग इल, बीमार पड़े तो उनको दवाइयां भी जंगलों से ही, मेडिसिन जो है जंगलों से ही अवेलेबल हो जाती है। दस देयर लाइव्स एंटायरली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, तो उनका जो जीवन है बच्चों वो पूरी तरीके से जंगलों पे ही निर्भर है। तो हम वहां पे जंगलों में से इनको ड्राइव आउट नहीं कर सकते कि आप हमारे जंगलों का नाश करो, निकलो बाहर, हमको खदेड़ नहीं सकते वहां से। ये उनका प्राकृतिक घर है, जंगलों पे इनका भी पूरा अधिकार है, जैसे जंगली जानवरों का होता है वैसे इनका भी है। तो क्या है, एक तरह से ये जंगलों के एसेट हैं, जंगलों के ही क्या है, ये एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस द रेनफॉल। बच्चों जो डिफॉरेस्टेशन है, तेजी से जो हम जंगलों का विनाश करते जा रहे हैं, उसके कारण क्या है, किस प्रकार से रेनफॉल घटती है, इलाके में बारिश कम होती है, वो हमको बताना है। ठीक, तो बच्चों बेसिक आइडिया क्या है बारिश का? अगर किसी स्थान पे बारिश होती है ना, तो बारिश क्यों होती है वो समझते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं।
20-25 फीट गहराई तक जाती है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है बच्चों, वो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर करके लाती है, पत्तों तक पहुंचाती है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जो भी पानी एब्जॉर्ब किया जाता है बच्चों, उसका 90% पानी भाप बना करके पत्तियों के जो बारीक बारीक छिद्र हैं उनसे उड़ा दिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वेपर्स के रूप में पानी लूज करते हैं प्लांट्स। ये ट्रांसपायर्ड वाटर बच्चों वाटर वेपर के रूप में ऊपर राइज करता है, वाटर साइकिल का हिस्सा बनता है, ऊपर जाकर के ठंड जब बढ़ जाती है, तापमान गिरता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वापस बरस करके आता है। इसका मतलब जहां पे बहुत अधिक हरियाली होगी, ट्रांसपिरेशन अच्छा होगा, ट्रांसपिरेशन अच्छा होगा तो वहां पे नमी आर्द्रता बनी रहेगी और वहां पे क्या है, पानी बरसेगा, तो रेनफॉल अच्छी होती है। अब अगर वेजिटेशन ही हटा देंगे तो पहली बात तो ट्रांसपिरेशन बहुत घट जाएगा, कंप्लीटली ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, एक तो वैसे ड्राई हो जाएगा, तो बारिश कम हो जाएगी। अब ये जो बारिश का पानी जब गिरता है ना नीचे, तो मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी वो कई प्रकार से इसके साथ व्यवहार कर सकती है। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड होगी तो बारिश का पानी गिरते ही बहने लगता है निचले इलाकों की ओर, लेकिन अगर सपोज मिट्टी सॉफ्ट है, ह्यूमस कंटेंट बहुत अच्छा है उसके अंदर, नमी धारण करने की क्षमता अच्छी है, तो पानी गिरते ही मिट्टी खींच लेती है उसको अंदर, और धीरे धीरे वो पानी की नमी धीरे धीरे अंदर बैठती जाती है, और इससे वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है रिचार्ज होता रहता है, जमीन में अंदर नमी पहुंचती रहती है, पानी व्यर्थ बहता नहीं है। समझ में आ गया, वाटर टेबल रिचार्ज रहता है, नीचे जमीन में पानी जाता रहेगा तो पेड़ों को अवेलेबल होता रहेगा, ट्यूबवेल्स के थ्रू हम धीरे सिंचाई के लिए, खेती के लिए निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के हमको पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो। ठीक, अब इनको हटाने से क्या होगा, पूरी जो हमारी वाटर वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ट्रांसपिरेशन घट जाएगा तो कंडेंसेशन कम हो जाएगा, तो रेंज कम हो जाएंगी, रेंज कम हो जाएगी, बारिश कम होगी तो खेती बाड़ी प्रभावित होगी, वेजिटेशन कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, क्या, और जंगलों को हम वैसे अपनी नीड्स के लिए काट रहे हैं तो मिट्टी लूज हो जाएगी, मिट्टी लूज हो जाएगी तो ऊपर की जो लूज मिट्टी है वो हवा पानी के साथ बह जाएगी, बह जाएगी तो नीचे की हार्ड मिट्टी आ जाएगी, हार्ड मिट्टी आ जाएगी तो क्या होगा, वो नीचे पर्कुलेशन कम होगा, पर्कुलेशन कम होगा तो फिर क्या होगा, हाँ, क्या है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो रेनफॉल कम, तो मेन प्राइमरी जो रीजन है ना रेनफॉल का घटने का, वो है हमारा ट्रांसपिरेशन और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ड्राई हो जाएगा क्लाइमेट। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, इट इज रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया, किसी भी क्षेत्र से वहां की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको पूरा ही सफाया कर देना, किस काम के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो खेतीबाड़ी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए हो, किसी भी कारणवश हो, बिल्डिंग निर्माण हो, कुछ भी हो, इनके लिए क्या है, शहरों के प्रसार के लिए हो, चाहे शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए हो, रोड चौड़ी करनी है, तो किसी भी कारणवश जंगलों का सफाया करना, यह है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अच्छा बिल्कुल नहीं है। बाय डूइंग सो, तो डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, वनस्पति क्लीन करने से क्या होगा, द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर विल राइज, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एज देयर विल बी लेस ट्रीज टू एब्जॉर्ब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ कम बचेंगे, पेड़ कम बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हीट रेडिएशन जो होते हैं वो ज्यादा ज्यादा ट्रैप करेगा हमारा एटमॉस्फेयर, हीट रेडिएशन सन से आने वाली जो हीट रेज है उनको ट्रैप करेगा, तो हमारे ग्लोब का तापमान बढ़ने लगेगा, यही ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, पूरी नेचुरल वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं, क्या पूरी वाटर साइकिल प्रभावित होती है, दिस विल कॉज दिस इंक्रीज टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द नेचुरल वाटर साइकिल। अब जो बारिश का पैटर्न है वो बदल जाएगा, कहीं पे बहुत भारी बारिश होगी तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होगी, दिस विल चेंज ए दिस विल कॉज अ चेंज इन रेनफॉल पैटर्न लीडिंग टू स्कैंटी रेन्स इन सम एरियाज कॉजिंग ड्रॉट्स, तो कुछ तो ऐसे स्थान होंगे जहां पे पैटर्न बदलेगा रेनफॉल का, तो कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पे क्या है, बहुत अधिक ड्राइनेस के कारण क्या होगा, जंगल नहीं है तो ह्यूमिडिटी की कमी है, तो वहां पे क्या है, बारिश बहुत ही कम हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट से काफी कम बारिश होगी। ठीक है, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जहां पे भारी बारिश होगी, क्योंकि ऊपर की मिट्टी हट गई है, ऊपर की मिट्टी हट गई है, और वहां पे अगर आसपास पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ों के स्लोप से पानी बह के तेजी से नीचे आएगा, नीचे की मिट्टी भी हार्ड है और बंजर भूमि है, तो पानी को परकुलेट करने के बजाय, नीचे भेजने के बजाय उस पर जमा होकर के बहने लगेगा, ऊपर ऊपर तक पानी भर जाएगा, यही बाढ़ होती है, यही बाढ़ होती है। तो कुछ जगह पे तो भारी बाढ़ आएगी और कुछ जगह पे क्या है, सूखा पड़ेगा, तो इस प्रकार से क्या है, रेनफॉल घट जाती है इलाके के अंदर। ठीक है ना, तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार से डिफोरेस्टेशन विल रिजल्ट इन डिक्रीज और रिड्यूस रेनफॉल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड
इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअली कट। ओके बच्चों, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनकी डिमांड की पूर्ति के लिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, और हमारे लिए जो घर निर्माण है, शेल्टर निर्माण के लिए बच्चों पेड़ों को तेजी से लगातार काटा जा रहा है, तेजी से काटे और लगातार काट रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो लकड़ी पेड़ों से आती है, पेपर वगैरह है जो फैक्ट्री से बनता है, ये सब जंगलों से मिलता है हमको, तो लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स? तो इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति हेतु क्या जंगलों का काटा जाना सही है? क्या इतनी तेजी से जो जंगलों को काटा जा रहा है इन डिमांड्स के लिए, क्या वो सही है? तो बच्चों आप कहोगे कि अगर जंगल नहीं कटेंगे तो फिर पेपर कहां से आएगा? समझ आ गया कि नहीं? क्या हमारे को कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी कहां से मिलेगी? फर्नीचर कैसे बनाएंगे हम? तो बच्चों काटो, बट एक लिमिट में काटना चाहिए, बहुत ज्यादा इनको काटना नहीं चाहिए। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन होगा तो नुकसान होगा, तो बैलेंस में होना चाहिए, हमको पेड़ लगाने भी पड़ेंगे साथ में। ठीक है, तो डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। तो चाहे कितनी भी डिमांड बढ़ जाए फैक्ट्रीज की, लेकिन अननेसेसरली बहुत ज्यादा पेड़ों को काटना ह्यूमन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उचित नहीं है, हमारी प्रकृति में इम्बैलेंस आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है ये एक्शन। ठीक है, हम इसको सही नहीं ठहरा सकते। ठीक, तो अपने फायदे के लिए हम जंगलों का विनाश नहीं कर सकते। इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल टू कट ट्रीज टू मीट इंक्रीजिंग ह्यूमन डिमांड्स। मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है कि हम पेड़ों को काटें। फॉरेस्ट्स आर होम टू सेवरल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनका ये प्राकृतिक घर होते हैं। दे प्रोवाइड अस विद गुड क्वालिटी एयर एंड मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जो फॉरेस्ट है वो हमको क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है इनमें बैलेंस बनाए रखते हैं, हमको प्यूरिफाई करके देते हैं एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर देते हैं, फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर में ये रिलीज करते हैं। दे ब्रिंग रेन्स इन द एरिया। हमारे जो इलाके में ये बारिश लेकर के आते हैं, क्लाइमेट को ठंडा रखते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फ्लड्स, बाढ़ और सूखे से हमको बचाते हैं, और कई प्रकार के जो प्राकृतिक जो संकट हैं, नेचुरल कैलामिटीज हैं, जो उनसे हमारी रक्षा करते हैं ये जंगल। ठीक है ना, दे हेल्प टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। बच्चों पेड़ पौधों के जो डेड लीव्स हैं ये गिर के नीचे ह्यूमस बढ़ाते हैं, मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या सो दे हेल्प टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग ह्यूमस। ह्यूमस मैं बताया था जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग बॉडी से आता है, चाहे वो डेड एनिमल्स का हिस्सा हो चाहे वो डेड प्लांट्स का हो। अब पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, उन पे जीव जंतु भी तो रहेंगे, तो उनकी डेड बॉडीज भी नीचे गिरेंगी, प्लस उनके जो पत्ते हैं वगैरह, टहनियाँ, वो भी नीचे गिरेंगी, फल गिरेंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर सड़ेगा और उनसे क्या है उपजाऊ खाद बनेगी, जिससे क्या है मिट्टी का उपजाऊपन, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, और इससे क्या होता है और नए प्रकार के प्लांट्स को उगने का मौका मिलेगा उपजाऊ मिट्टी में, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। तो दे हेल्प टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग ह्यूमस टू इट। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगा, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी, और इससे क्या है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, अब मिट्टी उपजाऊ होगी तो उसमें कई प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म, ये सब इंसेक्ट्स फलेंगे फूलेंगे, तो इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कंजर्व होगी, संरक्षित रहेगी, उसका विनाश नहीं होगा। कटिंग फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन नीड्स विल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। और बहुत सारी परेशानी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, ऊपर जो लिखे फायदे हैं उनसे हम वंचित हो जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ह्यूमंस के सामने, एंड विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। और हमारी प्रकृति में जो बैलेंस है ना वो सब बिगड़ जाएगा। हेंस वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट। और यही कारण है कि हमको जंगलों को संरक्षित करना चाहिए। काटो, लिमिट में काटो, जितना काटो उससे अधिक हमको पेड़ों को लगाना भी चाहिए, उनको पेड़ों को लगाना भी चाहिए। तो ग्रीनरी को फैलाने का दायित्व भी हमारा ही है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों उसी से रिलेटेड है कि अगर सपोज आपको हरियाली फैलानी है, बहुत दूर नहीं, चलो पूरे देश का ठेका नहीं लिया आपने, अपनी लोकेलिटी में ही आपके प्रयास क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी। बच्चों आपके जो लोकेलिटी है जहां पर रहते हो उसकी जो हरियाली की जो संपदा है, ग्रीन वेल्थ मतलब जो वहाँ का हरा भरा वेल्थ है, मतलब वहाँ के जो ट्रीज हैं, प्लांट्स है, उसमें वृद्धि करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो घटे ना और बढ़े। ठीक है, इसके लिए आपका योगदान क्या होगा, कैसे आप हेल्प कर सकते हो, अपना क्या आपका रोल हो सकता है वो बताना। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। और आपका योगदान, आप क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हो उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, चलिए तो क्या क्या गतिविधि हम कर सकते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड
ट्रीज ग्रोइंग इन एंड अराउंड माई लोकेलिटी, हम हमारी लोकेलिटी में और उसके आस पड़ोस में जो भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, उनका ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान कैसे रखना है? बारिश के सीजन में तो बच्चों अच्छा उनको क्या पानी उनी मिल जाता है, गर्मियों में बच्चों उनको थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान रख लेंगे, सूख ना जाए वो छोटे पौधे, खासकर उनको प्रभावित होते हैं, झुलस जाते हैं, सूख जाते हैं, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हो जाता है, तो कोशिश करेंगे उनको बचा के रखें। ठीक है, तो उनका ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आई विल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ड्यूरिंग रेनी सीजन, और जो बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, उसमें कोशिश करेंगे हर सीजन में हम कुछ नए ट्रीज प्लांट्स लगाएं, और खासकर ऐसे प्लांट्स भी लगाएं। कई बार होता है लोग अपने छोटे मोटे गार्डन में फल देने वाले प्लांट्स ही लगाते हैं बच्चों। छाया और एयर भी उतनी इंपॉर्टेंट है, फल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, छोटे मोटे प्लांट लगाते हैं तो उनकी लाइफ भी कम होती है बच्चों। कई ऐसे प्लांट्स हैं जो पीढ़ियों के प्लांट्स हैं। बरगद का प्लांट, बेनियन ट्री, आपने एक बार लगाया 500 सालों के लिए विस्थापित, ये हमने उसको स्थापित कर दिया, इतनी एयर देगा जितने हमारे को 100 प्लांट्स नहीं देते। पीपल का प्लांट 200-250 सालों तक जिंदा रहता है। नीम का ट्री, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं बड़े बड़े जो कई वर्षों वर्षों के प्लांट्स हैं, खासकर क्या है, बेनियन ट्री। तो ऐसे पेड़ भी हमको लगाना चाहिए जो है हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे। तो इससे क्या है, हमारी प्रकृति को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 50 पेड़ की जगह अगर एक आपने बरगद का पेड़ लगा दिया तो समझो जीवन सफल कर लिया आपने अपना। ठीक है ना, तो आई विल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो बारिश का जो मौसम है उसमें हम अधिक से अधिक छाया देने वाले, फल देने वाले पेड़ लगाएंगे। प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, तो बच्चों दोनों जरूरी है। जो पहले से मौजूद हरे पेड़ है, प्लांट्स है, उनका तो ध्यान हमको रखना ही रखना है, साथ में नए पेड़ भी लगाने हैं। समझ में आ गया? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जंगल कट भी तो रहे हैं, कमी भी हो रही है, तो उस कमी की भरपाई के लिए क्या होगा, पेड़ तो लगाना पड़ेगा हमको। आई विल एनकरेज पीपल इन माई लोकेलिटी टू प्लांट मोर ट्रीज इन द लोकेलिटी, और क्या है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोकेलिटी है उसमें हम खुद तो पेड़ लगाएंगे लगाएंगे, और साथ में जो बाकी लोग हैं उनको भी प्रेरित करेंगे, उनको भी कहेंगे कि वो भी क्या है, पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें। एंड विल इन्फॉर्म देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और जो लोग नहीं लगाना चाहते तो उनको राजी करेंगे, उनको पेड़ों के महत्व के बारे में बताएंगे, उनको फॉरेस्ट के महत्व के बारे में बताएंगे, क्या उनका हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है, क्यों लगाने जरूरी है, ये हमारी प्रकृति के लिए क्यों जरूरी है, तो उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे तो शायद वो समझ जाएं। I will make the children of my locality aware of the harmful effects of deforestation so that they start taking care about trees। बच्चों हमारी लोकेलिटी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका कोमल मन है, वो एक बार बचपन में एक बार जो चीज सिखा देती है उनके मन में लॉन्ग लास्टिंग असर करती है बच्चों। तो शुरू से ही बच्चों प्रकृति के लिए बच्चों को जागरूक करेंगे, पेड़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, उनको क्या हानियां होती हैं पेड़ों को काटने से, डिफोरेस्टेशन के क्या कुप्रभाव हैं, उनसे हम उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे। इससे क्या होता है, शुरू से ही वो पेड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, पेड़ों की वो क्या है, रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या है, उनके जो लाभ है उनको जान करके उनका केयर करना स्टार्ट कर देंगे। छोटा बच्चा बच्चों अपनी चीजों का बड़ा ध्यान रखता है, देखना अपनी छोटी नोटबुक्स वगैरह, खिलौने, बड़ा ध्यान रखता है। और अगर आप किसी छोटे बच्चे के हाथों एक छोटा सा पेड़ लगवा दो और कहो कि ये पेड़ तो तुम्हारा ही है, इसकी ध्यान रखना पड़ेगा, तो बच्चों बहुत सिंसियरली ध्यान रखेगा वो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या उसकी समय समय से वाटरिंग करेगा, उसको अगर याद भी दिला दिया। ठीक है, तो बच्चों में भावना अगर जागृत हो जाए पेड़ लगाने की, तो इससे अब अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी जो होती है वो क्या है, प्रकृति का केयर करना सीख जाएगी। ठीक है ना। आई विल स्ट्रांगली अपोज कटिंग डाउन ऑफ एनी ट्री इन माई लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में यदि कोई पेड़ कट रहा होगा, कोई जड़ से ही पेड़ निकाल रहा होगा, तो उसको हम स्ट्रांगली अपोज करेंगे, उसको काटने से रोकेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। आई विल रेगुलरली वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, गर्मियों का मौसम होता है बच्चों, पेड़ कई बार झुलस जाते हैं, तो उनको पानी देने की उचित व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना, तो आई विल रेगुलरली वाटर द प्लांट ड्यूरिंग रेनी सीजन, खासकर जो छोटे प्लांट होते हैं ना, उनको क्या करेंगे, पानी दे देंगे, जिससे कि वो मुरझाए नहीं, झुलसे नहीं, और साथ में दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि एटलीस्ट हर लोग मिल बांट के क्या है, उन पेड़ों का ध्यान रखें। तो कुल मिला के सारी लोकेलिटी अगर इस काम में सहायता करेगी तो क्या है, हम हरियाली को जरूर बढ़ा पाएंगे हमारी लोकेलिटी में। तो इस प्रकार से क्या ग्रीन वेल्थ हम इंक्रीज कर सकते हैं, हरियाली की जो संपदा है एक तरह से ये वेल्थ के समान ही है पेड़ हमारे। ठीक है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत देर हो गई हमको देखते हुए, पेड़ों को बचाना जरूरी है, पेड़ों को बचाना जरूरी है। अब पेड़ों के नुकसान के लिए, ट्रीज के कटिंग डाउन के लिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने बताया, तो टिम्बर इंडस्ट्री, जहां पे फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, एक तो वो इंडस्ट्री, और एक बच्चों पेपर। बच्चों पेपर की बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड में। ठीक है, हमारे घर में देखोगे तो आपको बस एक नजर दौड़ाते कहीं ना कहीं पेपर आपको दिख ही जाएगा, आपके बैगों में भरा पड़ा होगा, नई किताबें, बुक डिपोज। ठीक है,
तो पेपर, इवन न्यूज़पेपर जो हमारा वो भी लकड़ियों से ही आता है। तो अब क्या, ये पेपर को यदि हम वेस्ट ना करें, इसको बचाना या कम यूज करना सीख लें, तो एक तरह से हम क्या है, कम पेड़ काटने पड़ेंगे और पेड़ों की रक्षा हो जाएगी। तो अभी हमको वो तरीके सीखने हैं, वो तरीके देखेंगे जिनसे हम पेपर को बचा सकते हैं, पेपर को ना वेस्ट करें। व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड, क्यों पेपर को सेव करना जरूरी है, एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर, और वो तौर तरीके बताएंगे हम, या कौन से तरीके हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, तरीके, वेज कौन से जिनसे कि हम क्या है, पेपर को बचा सके, पेपर को वेस्ट ना करें। चलिए तो कुछ आंकड़े देख लेते हैं बच्चों। पेपर कम्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से आता है, सबको पता है। पेड़ों का जो लुगदी होती है, या जो उसका जो सॉडस्ट होती है, पेड़ों को जब काटते हैं ना, तो उसका जो या उनका जो छाल होती है उसको हटा करके अंदर का जो लकड़ी, उसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में छिल करके पेस्ट बना करके उससे पेपर बनाया जाता है। तो सेविंग पेपर इज इक्विवेलेंट टू सेविंग ट्रीज, और पेपर जो है उसको बचा लेते हैं हम, तो एक तरह से ये पेड़ों को बचाने के बराबर ही होता है। तो सेविंग पेपर इज इक्वल टू सेविंग ट्रीज। तो क्योंकि अगर पेपर बच जाएगा तो पेपर हम डिमांड नहीं करेंगे, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पेड़ बच जाएंगे, उनको कटाई नहीं करनी पड़ेगी। पेपर्स शुड बी सेव्ड बिकॉज, पेपर शुड, पेपर्स नहीं आना चाहिए, पेपर ही होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। पेपर शुड बी सेव बिकॉज इट टेक्स अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। बच्चों 1 टन, 1000 kg पेपर का निर्माण करने के लिए हमको बच्चों इंडस्ट्रीज में लगभग 18 से 20 साल तक फुल्ली ग्रोन बढ़े हुए ट्रीज की आवश्यकता होगी। 20 साल तक यदि हम 17 पेड़ों को पाल करके बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको काट करके हम प्रोसेस करते हैं, तब जाके हमको 1000 kg पेपर मिलता है। समझ में आ गया? और आप यकीन मानिए 1000 kg पेपर आप ये देखिए 100 लोगों की, 100 हाउस होल्ड की भी पूर्ति नहीं कर पाता। एनुअल रिक्वायरमेंट, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, और उसके अलावा जो हमारा जो डेलिकेट बैलेंस है प्रकृति में, उसके लिए भी जरूरी है पेड़। सो इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज वी नीड टू सेव पेपर, और इसी कारण से क्या है, अगर हमको जंगलों को, पेड़ों को बचाना है ना, तो इसके लिए हमको पेपर को भी बचाना होगा, पेपर को वेस्ट नहीं करना होगा, कम यूज करना होगा। चलिए तो क्या हम अपने दैनिक जीवन में उपाय कर सकते हैं जिससे कि पेपर को बचाया जा सके? तो सबसे पहला, वेस्ट वेज बाय विच पेपर कैन बी सेव्ड, वो तरीके कौन कौन से जिनके द्वारा पेपर को बचा सकते हैं? तो सबसे पहला बच्चों, अगर मान लीजिए आपने एक बार पेपर यूज कर लिया, रफ कॉपी वगैरह है, नोटबुक्स वगैरह है जो आपने यूज कर लिया एक बार, यूज्ड पेपर को बच्चों फेंकना नहीं है, जलाना तो बिल्कुल नहीं है। इसको आप जमा करते जाएं, और जब काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो इसको आप जंक डीलर को, कबाड़ी वाले को दे दे, कबाड़ी वाला इसको बच्चों फैक्ट्री से भेज करके रिसाइकलिंग करवा देगा, नया पेपर बन जाएगा फैक्ट्रीज में, तो हमको पेड़ ज्यादा काटने नहीं पड़ेगा। तो रद्दी वाले को दे दिया जाए। तो कलेक्ट यूज पेपर एंड रिसाइकल इट, तो जंक डीलर के थ्रू हम इसको रिसाइकल करवा सकते हैं, पेपर को फेंकना जलाना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग, लिखने के लिए कई बच्चे लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, या पेपर छोड़ छोड़ के लिखते हैं, पेपर वेस्ट करते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा छोड़ देंगे, इससे भी एक तरह से बर्बादी ही है। पन्ने फाड़ फाड़ के डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, छोटे बच्चे करते हैं खिलौने बनाने के लिए खूब सारा पेपर फाड़ देते हैं, वेस्ट करते हैं, तो इन सबसे हम बचेंगे, और पेपर के दोनों ओर लिखना चाहिए हमको। यूज पेपर इंटेलिजेंटली एंड डू नॉट वेस्ट इट, पेपर को बहुत ही सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए। हमको कहीं पे भी ऐसे पर्पजेस के लिए पेपर यूज नहीं करना चाहिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं हो। उसके बाद मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड बाइंड बुक्स, अधिकतर बच्चों पेपर हम नोटबुक्स, बुक्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो जहां तक कोशिश करें प्रिंटिंग से बचें, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी किताबें हैं, कोशिश करें कि हम ई बुक्स यूज़ कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट पे सारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मोबाइल्स पे अवेलेबल हैं, तो उनको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए। तो कोशिश करें जो हमारे हार्ड बाइंड बुक्स हैं उनका यूज़ कम से कम कर दिया जाए। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपके एक छोटा सा टैब आता है किंडर, जिसमें किंडल, जिसमें क्या है, आपको बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। उसके अलावा प्रोमोट यूज ऑफ ई करेंसी, हम जो करेंसी बच्चों यूज करते हैं, नोट्स वगैरह यूज करते हैं, आपके करेंसी नोट्स, उन नोट्स के स्थान पे डिजिटल करेंसी, ई करेंसी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन जितना करेंगे तो उससे क्या, पेपर का लेन देन ये सब खत्म हो जाएगा। तो जहां तक हो सके पेपर का यूज हमको दैनिक जीवन में कम से कम करना चाहिए, ठीक है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को, हमारा जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उसको यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ई करेंसी यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, हम पेपर का यूज कम से कम कर पाएंगे। इवन जो हमारे टिकट्स वगैरह होती है उसको भी हम सर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बुकिंग करवा दें, मोबाइल्स वगैरह में मैसेज दिखा दें, तो आपको प्रिंट लेकर के टिकट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आजकल वो भी चल जाता है, मैसेज दिखाने से भी ट्रेन में आपको अलाउ करते हैं, ठीक है, कोई आईडी वगैरह अपना कैरी कर लें। तो ये सब करके हम क्या, पेपर को बचा
सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। क्या होगा यदि जानवरों का जो प्राकृतिक घर है, उनका जो क्या है प्राकृतिक घर है, उसको यदि हम क्या कर दें, डिस्टर्ब कर दें, तो क्या होगा। मतलब जंगलों को ही अगर हम बर्बाद करें, जंगल ही होते हैं उनके प्राकृतिक, उसको नष्ट कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों एक तरह से जानवरों का प्राकृतिक घर छीनेगा। तो बच्चों पहली बात तो घर करता क्या है, जो जंगल है उनको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन, ये तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखो द हैबिटेट मतलब जो नेचुरल लिविंग प्लेस है जंगल जानवरों का, वो क्या करते हैं, द हैबिटेट प्रोवाइड्स शेल्टर, वो उनको तो रहने का स्थान देता है, छिपने का, फूड भोजन भी देता है, वही जंगलों से भोजन मिलता है, एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल, और जानवरों को सुरक्षा भी क्या होती है, जंगलों से ही मिल पाती है। ठीक, अब क्या, डिस्टर्बिंग द हैबिटेट, यदि हमने उसमें अनावश्यक अतिक्रमण कर लिया, जंगलों पे कब्जा कर लिया, वहां पे हमने विनाश शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया अपने लालच के कारण, तो क्या होगा बच्चों, वहां से जंगली जानवरों को हटना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, उनको कहीं अन्यत्र कोई दूसरे जगह पे जाकर के फूड की खोज करनी पड़ेगी, शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, और इसी मूवमेंट के दौरान वो मारे भी जा सकते हैं, उनका शिकार किया जा सकता है, तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। समझ में आ गया? तो क्या है बच्चों, डिस्टर्बिंग द हैबिटेट विल फोर्स द एनिमल टू गो टू अदर प्लेसेस। ठीक है, तो अगर उनका हैबिटेट हम नष्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा, एनिमल दूसरे प्लेसेस में भोजन की तलाश में जाएगा, भटकेगा, शेल्टर की तलाश में भटकेगा, और प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए भटकेगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इसी मूवमेंट के दौरान क्या होता है, देयर आर चांसेस दैट द एनिमल कुड गेट किल्ड बाय ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, हो सकता है कोई छोटे जीव हो, वो किसी दूसरे बड़े जीव के द्वारा शिकार कर लिया जाए, या ह्यूमन बीइंग से उनको मार डालें, तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है यदि हम उनके हैबिटेट के साथ छेड़खानी करेंगे। तो हमको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि क्या है, उनका जो नेचुरल शेल्टर है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, What would happen if the top layer of soil is exposed? बच्चों सबसे ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसको यदि हम एक्सपोज कर देंगे, मतलब एक्सपोज करने का मतलब होता है हरियाली हटा दें, घास फूस खोद दें, पेड़ हटा दें, तो एक्सपोज ही हो गई। तो एक्सपोज करने से क्या होगा बच्चों, तेज बहता पानी उसको काट करके हटा देगा, तेज जो आंधी चलती है, हवाएं चलती है, बवंडर चलते हैं, उनसे वो लूज मिट्टी ऊपर की, क्योंकि पेड़ तो रहेंगे नहीं, वेजिटेशन हटा दी हमने, एक्सपोज कर दिया, तो मिट्टी लूज होने के बाद में तेज हवाएं जो होती है, आंधी तूफान, उसको उड़ा करके ले जाएंगी, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, ऊपर की लूज मिट्टी हट जाएगी, तो नीचे की जो कठोर सतह आ जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ह्यूमस नहीं होती, वो खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है, उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमस कंटेंट कम है, और इससे सॉइल इरोजन होगा। इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, या तो मिट्टी का अपने स्थान से कट के हट जाना, और या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाना, तो खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी, कुछ समय बाद वो भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाती है, और ऐसी भूमि में बच्चों खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती, खनन का काम चालू हो जाता है, ईंट के भट्टे लग जाते हैं, ब्रिक किल लग जाते हैं, तो ये काम हो सकते हैं, बट भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, एग्रीकल्चर के काम और नहीं आती है। तो ये देखेंगे, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज लूज, ऊपर की जो सबसे ऊपर की परत होती है काफी लूज होती है, ठीक है ना। इफ एक्सपोज टू एयर एंड वाटर, और यदि हम हवा पानी को एक्सपोज के प्रति एक्सपोज कर देंगे, जंगलों को काट करके, ग्रीन कवर हटा करके, इट विल ग्रेजुअली बी रिमूव्ड एक्सपोजिंग द लोअर हार्ड सरफेस, तो धीरे धीरे ऊपर की लूज मिट्टी हट जाएगी हवा पानी से कट के, और क्या होगा, नीचे की जो सतह है वो निकल आएगी, वो हार्ड होती है। दिस लोअर सरफेस इज लेस फर्टाइल एंड इट हैज लेस ह्यूमस, और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स नहीं होते, तो ये उपजाऊपन इसका थोड़ा सा कम है। दस कंटिन्यूड सॉइल इरोजन, तो उपजाऊपन भी घटेगा, और लगातार सॉइल इरोजन से वहां खेतीबाड़ी बंद हो जाएगी, और कुछ समय बाद वो भूमि पूरी तरह से इनफर्टाइल बंजर हो जाएगी, और वो किसी काम के नहीं रहेगी। तो ये नुकसान हो सकता है यदि हम क्या जंगलों को काट करके हमारी जो मिट्टी है उसको एक्सपोज कर देंगे। समझ में आ गया? तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही, इसके थोड़े बहुत और पार्ट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इसको अच्छे से देख करके सारे टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके ओके, तो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय बच्चों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सेफ, बी हैप्पी।